ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको प्लैनेटरी मोशन के बारे में, है ना, समझिएगा, प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। हालांकि मैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन बहुत लोगों ने इसके बारे में, प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात की है, ठीक है ना, बहुत लोगों ने बात किया, अपना अपना मेहनत किया, जो भी किया, मेहनत रंग भी लाई किसी लेवल पे, मतलब रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास। और उसी आज ये दिन रात वगैरह वगैरह ये सब चीजें, लूनार एक्लिप्स वगैरह, सोलर एक्लिप्स वगैरह होते हैं, ये सब उसी की वजह से है, इनकी स्टडी करने की वजह से, ठीक है। लंबी कहानी है इसकी, थोड़ा सा 100 AD के आसपास से एक व्यक्ति थे टॉलमी, है ना, टॉलमी ने कहानी को स्टार्ट करा था, और केपलर ने जो है इसको एक फाइनल फॉर्मेशन दिया है, जो फाइनल कंक्लूजन है अपने टाइम पे, वो भी केपलर का मान रहे हैं अपन। कल के दिन आप में से कोई नया विद्वान पैदा होगा, है ना, आप में से कोई रिसर्च करने लग जाए, तो अपन नया कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन ना डिस्कवर करने की नहीं है, हमारी इंटेंशन ना परीक्षा पास करने की है, हमारी इंटेंशन परीक्षा के बाद नौकरी वाली परीक्षा पास करने की है, उसके बाद नौकरी पा जाने की, जीने खाने की है, हो जीवन यापन हो जाए। हम सब क्या सांस लेने के लिए जी रहे हैं, हमारा किसी का भी इंटेंशन कुछ स्पेशल करने का नहीं है ना, समझिएगा। कहानी शुरू होती है टॉलमी से, ये लगभग मुझे लगता है कि 100 AD के आसपास की बात है, और ये खत्म होती है केपलर पे आके, और केपलर लगभग करीब 1571 के आसपास की बात है। तो कहानी ये है कि टॉलमी कहते थे कि यार अर्थ तो स्टेशनरी है, टॉलमी ये कहना था कि अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, और उसके अराउंड में जितना भी सन है, मून है, और सारे प्लैनेट्स जो हैं उसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला, क्या बोलना था इनका, इन्हें कहना था कि अर्थ जो है स्टेशनरी है, अर्थ क्या है, स्टेशनरी, और अर्थ के अराउंड में सारे प्लैनेट, सन, मून वगैरह ये सारी चीजें क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। वो जो जिस कह देना चाहिए एक्सिस पे या जिस सर्कल पे अर्थ को रिवॉल्व करती हैं उनको एपीसाइकल्स बोलते हैं, और वो जो एपीसाइकल्स हैं, वो एपीसाइकल के जो सेंटर है वो लार्ज सर्कल में मूव करते हैं, समझिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, किसी पर्टिकुलर सेंटर पे है, और उसके अराउंड पे प्लैनेट, सन, मून ये सब कुछ उसको रिवॉल्व करते हैं, समझिएगा बात को। और जिस सर्कल पे रिवॉल्व करते हैं उन सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, एपीसाइकल्स बोलते हैं, और एपीसाइकल्स के जो सेंटर है बड़े सर्कल में रिवॉल्व करते हैं उनको डिफरेंट बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। और इस सिस्टम को बोलते हैं जियोसेंट्रिक कहना चाहिए कंसेप्ट, है ना, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद दूसरी कहानी है हमारे आर्यभट्ट की, इंडियन मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और कह देना चाहिए उन्होंने काफी काम किया इन सब चीजों में। तो आर्यभट्ट की जो कहानी है, आर्यभट्ट ने कहा कि सन सेंटर पे है, सन किसी फिक्स जगह पे है, और सन के अराउंड में अर्थ है, सारे प्लैनेट्स हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि भले ही प्लैनेट्स, मतलब मेनली उन्हें अर्थ की बात करी, भले ही अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, लेकिन अर्थ अपनी खुद की एक्सिस को भी रिवॉल्व करती है, समझ रहे हैं बात को। क्या कहा आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने कहा कि अर्थ जो है सारे प्लैनेट के साथ साथ अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करती है, और सन कहीं पे फिक्स सेंटर पे है ना प्लेस्ड है, अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करती है, और अर्थ खुद भी अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करती है, रोटेशन करती है, खुद भी अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट होती है, समझिएगा। फिर तीसरे नंबर पे सिस्टम आया हेलियोसेंट्रिक, क्या, हेलियोसेंट्रिक, समझिएगा। हेलियोसेंट्रिक मतलब ये एक अच्छे व्यक्ति ने दिया, हालांकि ये जो इनका काम था क्या कहते हैं आपके आर्यभट्ट का, तो आर्यभट्ट के काम में ये बात थी कि आर्यभट्ट ने ये जो चीजें हैं सोलर एक्लिप्स वगैरह, लूनार एक्लिप्स वगैरह, ये आर्यभट्ट के कंसेप्ट से ही क्लियर हुई है ना। आर्यभट्ट ने जो बोला कि सन एक फिक्स पॉइंट पे है और उसके अराउंड में अर्थ रिवॉल्व करती है, और अर्थ खुद भी अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, अपनी एक्सिस के अबाउट में, तो उसी सिस्टम से हम लूनार एक्लिप्स और ये सोलर एक्लिप्स वगैरह के कंसेप्ट को समझ पाए थे, और उसी की वजह से ये दिन और रात जो है होती है, समझिएगा बात को। तो हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट पे काम किसने किया, वो काम किया
कोपरनिकस ने। किसने काम किया? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस का कहना था कि एक पूरा सोलर सिस्टम है, आपको इस सर्कल वर्कल मत बोलिए, एक पूरा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का जो हेड है, उस सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, दैट इज द सन। सन उस सोलर सिस्टम का सेंटर है, उसके अबाउट में सारे प्लैनेट उसको रिवॉल्व करते हैं, उसके अबाउट में सारे प्लैनेट करते हैं उसको रिवॉल्व करते हैं। कोपरनिकस की बात काफी अच्छी थी, सबको अच्छी लगी। इसी पे आगे आके करीब 1546 के आसपास एक और साइंटिस्ट हुए, तो उनका नाम था मेरे ख्याल से टाइको ब्रे, ठीक ना। टाइको ब्रे नाम के मतलब साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने कुछ अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट दिया कोपरनिकस के बारे में। इस तरीके से कोपरनिकस ने बोला कि एक सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम का एक सेंटर है, उस सिस्टम का जो सेंटर है उस सेंटर पे सन है और सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और दूसरे जो है तो सारी चीजें, सैटेलाइट वगैरह रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। कोपरनिकस को काफी सीरियस लेते हुए और जो आखिरी में मैंने बताया कि आपको टाइको ब्रेस जो है उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने काफी इसमें मतलब बड़ा ब्रॉड लेवल पे बहुत ही शानदार तरीके से इसको क्लासिफाई किया और इसको डिस्टिंग्विश किया। तो बाद में ब्रे का जो प्रयास था वो अधूरा रह गया, है ना। और ब्रे के एक असिस्टेंट थे जोहान्स केपलर, ठीक ना। ब्रे के इस कहानी को लिख सकते हैं। ब्रे के जो असिस्टेंट थे जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर ने ब्रे की जो मेंटालिटी थी, ब्रे का जो मॉडिफिकेशन था कोपरनिकस को देखने के बाद, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट को देखने के बाद, तो ब्रे के कंसेप्ट को फॉरवर्ड करा उनके असिस्टेंट ने, जोहान्स केपलर ने। और फाइनली जोहान्स केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लिए एक नया कंसेप्ट दिया, जिसको आज अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं और काफी हद तक उसमें सच्चाइयां भी हैं। भले ही कोपरनिकस ने ये बोल दिया कि सोलर सिस्टम और सेंटर है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाए या डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि वो सोलर सिस्टम की खुद की ज्योमेट्री क्या है, सोलर सिस्टम दूर से देखने में लगता कैसा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज कोपरनिकस से छूट गई। तो बाद में ये चीजें मतलब ब्रे ने पकड़ी और ब्रे जितना कर पाए बेचारे। तो साथ में जो उनका असिस्टेंट था, मतलब असिस्टेंट थे, सम्मानजनक बात है, जोहान्स केपलर, तो उन्होंने इस पे मेहनत करके और उन्होंने ये डिसाइड किया कि फाइनली जो प्लैनेट है किस टाइप से मोशन करते हैं, है ना। सन वगैरह किस टाइप से मोशन करते हैं, अर्थ किस टाइप से मोशन करता है, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज शेप कैसा होता है ना। वीनस है, प्लूटो है, नेपच्यून है। इन सारी चीजों के बारे में आखिरी फाइनल जो रिजल्ट है वो किसकी वजह से है? वो है जोहान्स केपलर की वजह से। तो आपको कहानी समझ में आई होगी, टॉलमी से स्टार्ट होकर केपलर तक जाती है। टॉलमी ने 100 AD के आसपास ये डिस्कशन स्टडी स्टार्ट करी थी और केपलर ने 1571 में शुरू करी थी, और लगता है मुझे कि 1630 के आसपास ने फाइनल डिसीजन दे दिया, या ऐसा बोले 1630 तक वो रहे, उसके पहले दे दिया इन्होंने, जो भी करके। इस तरीके से ये सारी चीजें, चाहे जियोसेंट्रिक हो, चाहे हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट की कहानी हो, आर्यभट्ट की कहानी से कुछ कंसेप्ट काफी स्ट्रांगली क्लियर हो गए थे। मैंने बताया बार बार आपको, लुकास क्या कहते हैं उसको, लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स वगैरह, और डे नाइट कंसेप्ट जो है वो इसी पे बेस्ड है कि अर्थ जो है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट में क्या करता है? रोटेशन करता है, ठीक है, समझिएगा। तो हम समझने जा रहे हैं कि आखिर केपलर्स ने किस टाइप से प्लैनेटरी मोशन के बारे में अपने कंसेप्ट्स रखे और वो किस तरीके से हमारे लिए क्या है, सपोर्टिंग रहे। तो केपलर्स ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। हालांकि आपको टाइम पीरियड के बारे में पता होगा, ठीक है, समझिएगा। 3 टाइप के लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, ठीक है, समझिएगा। कहानी क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट की? केपलर ने बताया कि जो अर्थ है, अर्थ इस टाइप से बोल सकते हैं कि एक एलिप्स है, एक एलिप्स है। उस एलिप्स का ये सेंटर, मैं फिजिक्स वालों को बता देना चाहता हूं कि ये कोनिक सेक्शन है। हम कोन को अगर किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से कट करते हैं तो इस टाइप की भी ज्योमेट्री हमको देखने को मिलती है। शायद आपको याद हो, कई बार आप जब शादी पार्टी में जाते हैं और वहां पे खीरा मूली देखते हैं, तो वो खीरा मूली कई बार ऐसे तिरछे तरीके से कटे होते हैं,
तो उनकी सरफेस कुछ इसी टाइप की दिखाई देती है ना, समझिएगा, नोटिस कीजिएगा इस बार, इसको एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्स। केपलर के हिसाब से जो है कुछ इस टाइप के एलिप्स में मूव करता है, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। इसमें ये दो सेंटर पॉइंट काउंट किए जाते हैं, इनको अपन फोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकी। फोकी मतलब प्लूरल ऑफ फोकस, ठीक है ना, इनको फोकी बोलते हैं। इनमें से किसी एक फोकी में सन प्रेजेंट रहता है। मैंने सन को बैठा दिया इधर पे सन है और अर्थ जो है इधर पे मूवमेंट कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, समझिएगा। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? केपलर का फर्स्ट लॉ है अबाउट ऑर्बिट, और कहता क्या है कि अर्थ रिवॉल्व्स द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ रिवॉल्व्स द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जहां पे सन दो में से किसी एक फोकी, ठीक है ना, सन जो है में से किसी एक फोकी में प्रेजेंट है। वो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बनाया लेफ्ट साइड में, आपकी चॉइस है, आप कहीं भी रख सकते हो। दो में से किसी एक फोकी पे सन होगा और उसके अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ उसको रिवॉल्व कर रहा है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। उन्होंने ये भी बताया कि आपका जो प्लूटो है ना, प्लूटो है और आपका मरकरी है ना, प्लूटो और मरकरी जो है ये कुछ ज्यादा ही एलिप्टिकल होते हैं, है ना। ये जो है प्लूटो और मरकरी जो है ये हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जबकि नेपच्यून और वीनस है ना, नेपच्यून और जो वीनस है ये थोड़ा सा सर्कुलर ऑर्बिट रहता है इनका, है ना। मतलब आप एक वेरिएशन देख सकते हैं, हाईली एलिप्टिकल से नॉर्मल एलिप्टिकल और क्या आखिरी में सर्कुलर, है ना। तो ये जो प्लूटो मरकरी वगैरह है ये हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और ये जो नेपच्यून वीनस वगैरह है ये थोड़ा सा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट्स में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, हाईली एलिप्टिकल से सर्कुलर की तरफ, समझ रहे हैं बात। तो ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो आपको एक चीज तो स्ट्रांगली क्लियर हो गई होगी, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द अर्थ रिवॉल्व्स द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जहां पे सन किसी पर्टिकुलर फोकस पे लाई करता है, दो में से एक फोकस पे लाई करता है, ठीक है। आगे समझिएगा, सेकंड नंबर पे आता है लॉ ऑफ एरियाज, समझिएगा। अर्थ मान लीजिए किसी टाइम पे इधर है, ये उसकी लोकेशन हो गई ए, थोड़ी देर के बाद वो आ गया बी में, समझिएगा ध्यान से, कहां पे आ गया? बी में। इतना कुछ एरिया इसने स्वीप आउट किया, और इस दौरान कितना टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा, समझिएगा बात को। उसके बाद मान लीजिए वो इधर पे कहीं पे सी में था, इधर पे कहां था? डी में था। इधर सी से डी आने में भी कितना टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा। तो ये जो एरिया कवर हुआ है ना, एरिया जो स्वीप्स आउट हुआ है, ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अर्थ की मोशन या प्लैनेट की मोशन की वजह से जो भी एरिया स्वीप आउट होता है वो एरिया किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फिक्स रहता है। अगर डेल्टा टी टाइम में ये प्लैनेट ए से बी पहुंचा है और उसने इतना एरिया कवर किया है, और उसी डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट सी से डी पहुंचा है, इतना एरिया कवर किया है, तो लिख के ले लीजिए दोनों एरिया का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ये है इसका लॉ ऑफ एरियाज। अभी अपन आगे जाके प्रूव भी कर सकते हैं टाइम मिलने पे। तो कहने का मतलब पहला का था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जहां पे वो बता रहा था कि अलग अलग प्लैनेट अलग अलग ऑर्बिट में सन को रिवॉल्व करते हैं, और सेकंड में बताता लॉ ऑफ एरियाज कि जब भी प्लैनेट सन को रिवॉल्व करते हैं तो किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया स्वीप आउट होता है वो हमेशा क्या रहता है? मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेफरेंस टू टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेफरेंस टू टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? एरियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरियल वेलोसिटी। मतलब लॉ ऑफ एरिया कहता है द एरियल वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी है किसी प्लैनेट की मोशन के दौरान वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। आगे समझिएगा, तीसरे नंबर पे आता है आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे मान लीजिए एक कंप्लीट राउंड लगाने में जिसको टाइम लगता है, जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है ना। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर रहा है, एक कंप्लीट राउंड में, एक कंप्लीट सर्कल में वो जितना टाइम लेता है दैट इज द टाइम पीरियड, दैट इज द टाइम पीरियड। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्लैनेट सन को रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में, तो जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है
स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के। और आर मैं किसको बोल रहा हूं, सेमी मेजर एक्सिस को। किसको बोल रहा हूं, सेमी मेजर एक्सिस। आपको बता दूं मैं, ये बड़ी एक्सिस है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये छोटी एक्सिस है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इधर सेंटर से इधर तक को बोलते हैं सेमी मेजर, सेंटर से इधर तक को बोलते हैं सेमी माइनर। आया समझ में? तो क्या समझा आपने कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन is proportional to the cube of the semi major axis of the orbit। क्यूब ऑफ द क्या, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया होगा केपलर ने 3 लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन के लिए। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरियाज एंड तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो मरकरी और प्लूटो है ये जो है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। नेपच्यून और वीनस जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और अर्थ हमारा क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया स्वीप आउट होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब एरियल वेलोसिटी मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और थर्ड आखिरी ये है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर हमेशा सेमी मेजर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। आ गया समझ में? चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं किस तरीके से ये तीनों चीजें सही हैं। मैं तीनों चीजों को डराइव करके बताता हूं, जल्दी से नोट करिए प्लीज, इसको समझिएगा। मैं बताने वाला हूं आपको कि केपलर के लॉ किस तरीके से मतलब हम बता सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, या हम किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला जो लॉ ऑफ ऑर्बिट था वो कहता था कि अर्थ जो है वो सन को रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना। तो अब ये अर्थ है, ये मूव कर रहा है किसी वर्टिकल वेलोसिटी v से, इसका ये डिस्टेंस r है, फिर ये मूव करके इधर पहुंच गया, ये भी डिस्टेंस लगभग r ही है। पहले a पे था, b पे पहुंच गया, है ना। बहुत डिफरेंस नहीं है उस वैल्यू में, इसको भी अपन r ही बोल सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। एक्चुअल में है क्या कि हमने रखा सबसे पहले टॉर्क पता किया, रोटेशन का अमाउंट कितना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, समझिएगा, ये चीज आप जान लीजिए। R क्रॉस F मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में है, r कैप। भाई या तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको या ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको, फाइनली रहेंगे तो इसी पाथ पे, ठीक है ना, अलोंग r। तो टाउ इज इक्वल्स टू, देखिए r क्रॉस r एज r एंड f आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर्स, हेंस टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या, 0। ये पैरेलल वेक्टर्स हैं इसलिए टाउ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, समझिएगा। अब टाउ का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेशनल में पढ़ के आए हैं, टाउ इज इक्वल्स टू dl बाई dt। जब टाउ 0 है तो dl बाई dt भी 0 हुआ, तो dl इज इक्वल्स टू 0 dt हुआ, तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 dt। तो l इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, कांस्टेंट। क्या समझा आपने कि L जो है कांस्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब L का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और L का डायरेक्शन भी फिक्स है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। होता क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो R है और ये जो इसका वेलोसिटी है ये उसी प्लेन में है जो कि L के परपेंडिकुलर है। मतलब L मान लीजिए ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, इसमें r भी है और वेलोसिटी भी है और ये l है। मतलब l और r भी उस प्लेन पे है जहां पे r भी l के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब यहाँ पे r भी है और ये क्या है, l है, ठीक है। क्योंकि 0 आ रहा रिजल्ट, l क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, समझिएगा। और दूसरी चीज क्या है, इनका जो फोर्स है, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये क्या है, इन्फ्लुएंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द पोजीशंस है, लोकेशंस है। तो इसका मतलब इसका ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल है। कैसा है, एलिप्टिकल है। आया समझ में, ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट करिए, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लॉ में कहा था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। आइए देखते हैं किस तरीके से एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिस टाइम पे ए से बी पे आया प्लैनेट,
ठीक है, किस टाइम में? डेल्टा टी टाइम में आया, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा आर। तो समझिएगा, इसका मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं, ये लगभग ट्राइंगुलर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन कवर्ड बाय द प्लैनेट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना आएगा भैया? डेल्टा ए। और एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस मतलब कि आर इंटू क्या? बेस इंटू क्या? हाइट। हाइट मतलब क्या? ए बी। समझिएगा बात को। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर क्रॉस ए बी मतलब ये डेल्टा आर, और आपको पता है एज v इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा आर क्या होगा? v डेल्टा टी, वेक्टर v डेल्टा टी। मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल हाफ ऑफ, सॉरी इसको मेरी एरिया है तो वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी, हाफ ऑफ आर क्रॉस v, ठीक है ना। और v को मैं क्या लिख सकता हूं मालूम आपको? v को मैं लिख सकता हूं p अपॉन m। क्या लिख सकता हूं बताइए? p अपॉन m। और हम सब जानते हैं r क्रॉस p कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। r क्रॉस p क्या कहलाता है बताइए? एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है, और अपॉन में क्या है? 2m। एज l एंड m आर कांस्टेंट्स, हेंस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी खुद क्या है? कांस्टेंट है। आ गया समझ में? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये चीज हमारे सामने है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है आपको बताइए? क्लियर हो गया? तो आपने ये केपलर का सेकंड लॉ भी प्रूफ कर लिया कि हाँ केपलर भाई साहब सही कह रहे थे, वाकई में एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। नोट कीजिए इसको जल्दी से, नोट कीजिए। फिर थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। छाप लिए? चलिए अब देखिएगा, सॉरी इसमें मुझे लॉ ऑफ एरिया लिखना था। अब समझिएगा लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, ठीक है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स की कहानी क्या है? जैसा कि आपको मालूम है, जब भी कोई प्लैनेट सन को रिवॉल्व करता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? मुझे लगता है कि सबको बता रखा है मैंने, सबको पता होगा। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? gm/r। याद है आपको? क्या बताया था मैंने? अगर कोई प्लैनेट सन को रिवॉल्व करता है r रेडियस के ऑर्बिट पे, तो उसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है वो, सॉरी एलिप्टिकल बोल दिया, ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है या ऑर्बिटल स्पीड है वो कितना होता है? gm/r। क्या बोला मैंने आपको? अगर कोई प्लैनेट सन को रिवॉल्व करता है किसी पर्टिकुलर रेडियस वाले पाथ पे या ऑर्बिट पे, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी थी? gm/r। एज वी ऑल्सो हैव, हमको एक और बात पता है। क्या पता है भाई? हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? v इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2πr अपॉन टी। क्या होता है ये? 2πr अपॉन टी। तो जिस ऑर्बिट का रेडियस r है तो वहां होगा 2πr/t। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी v स्क्वायर इक्वल होता है ये, तो v की जगह वैल्यू पुट करिए 2πr अपॉन टी होल स्क्वायर इक्वल gm बाय क्या? r। सॉल्व कीजिएगा, 4π स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm बाय क्या? r। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4π स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल्स टू gm t स्क्वायर। तो 4π स्क्वायर अपॉन gm r क्यूब इज इक्वल्स टू क्या? t स्क्वायर। ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो k r क्यूब इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, मतलब कि t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यस, ये भी करेक्ट है। लॉ ऑफ पीरियड्स भी एकदम सही है। वाकई में टाइम पीरियड का स्क्वायर क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया बढ़िया से? कोई मुश्किल लग रही है आपको? बताइए। आपको ऑर्बिटल स्पीड मालूम थी, v इज इक्वल्स टू रूट gm/r होती है, तो डेफिनेटली v स्क्वायर क्या होगा? gm/r। मिस हो गया, सॉरी। समझ में आ गया बढ़िया से? कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई मुश्किल जा रही है? बन जाएगा? कोई डाउट है? नहीं ना? तो इस तरीके से आपने केपलर्स के लॉ जाने, पूरा प्लैनेटरी मोशन का जो स्टडी है वो सब जाना आपने, किस तरीके से टॉलमी से लेके और केपलर्स तक की कहानियां हैं।
और उस कहानियों में केपलर ने फाइनल कंक्लूजन क्या दिया और वो कंक्लूजन कितना सही है, ये चीज हम लोगों ने डेराइव कर ली मैथमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन क्लियर। और जो भी आपको डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, फटाक से कॉल मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना, संकोच नहीं करना है, डाउट आए तुरंत फोन उठाइए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं ना, नोट कर लीजिए प्लीज।